कैसी है ये दिल लगी पार्ट 12। धरा के जाने के बाद छत पर सन्नाटा पसर गया था, लेकिन कार्तिक के सीने में तूफान उठ रहा था। अपनी हताशा में उसने दीवार पर मुक्का दे मारा था। पुरों से खून रिसने लगा था, पर उसे उस जिस्मानी दर्द का एहसास तक नहीं था। तभी अंधेरे कोने से अंकित दबे पांव ऊपर आया। उसने कार्तिक के हाथ पर कंधा रखा और बोला, बॉस, नीचे धरा भाभी के चाचा जी धरा भाभी को ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो आपका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। कार्तिक ने अपनी घायल हथेली को दीवार से टिकाया। उसका चेहरा दर्द और पछतावे से भर गया था। मैं अभी कैसे जा सकता हूँ अंकित? वो सुबह से भूखी है, पत्थर बनी बैठी है। मैं जानता हूँ वो अंदर से टूट चुकी है, पर उसका शरीर ये बोझ नहीं सह पाएगा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मेरी जान निकल रही है ये सोचकर कि उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है। अंकित ने उसे समझाने की कोशिश की, बॉस, अभी नीचे जाना रिस्क है। सब लोग नीचे हैं। नहीं, कार्तिक ने उसे बीच में ही टोक दिया था। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। चाहे जो हो जाए, उसे खाना खिलाना ही पड़ेगा। अंकित, अभी प्रज्ञा को फोन करो। उससे कहो कि एक थाली तैयार रखे और धरा के कमरे में भिजवा दे। और हाँ, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करवा देना। अंकित ने हैरान होकर पूछा, पर आप अंदर कैसे जाएंगे? सब लोग आंगन में ही हैं। कार्तिक ने छत की मुंडेर से नीचे झांका, जहां से एक मोटा पाइप सीधे धरा की खिड़की के पास से गुजरता था। मैं पाइप के रास्ते खिड़की से अंदर जाऊंगा। अंकित की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने घबरा कर कहा, बॉस, आप होश में तो हैं? तीसरी मंजिल है ये। और सबसे बड़ी बात, धरा भाभी इस वक्त भड़की हुई आग हैं। आपने सुबह उनके साथ जो किया है, उसके बाद मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मनाने के बजाय उसी पाइप से नीचे फेंक दें। कार्तिक के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी, जिसमें बेइंतहा मोहब्बत थी। अगर उसके हाथों धक्का भी मिले अंकित, तो मुझे मंजूर होगा, पर उसे भूखा रखकर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बस प्रज्ञा को कॉल कर दो। वही जैसे ही धरा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। राधे श्याम जी ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। कहाँ थी बेटा? प्रज्ञा कह रही थी तुम ऊपर गई हो। राधे श्याम जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। देखो बेटा, कार्तिक ने जो किया गलत किया, पर तुम खाना पीना मत छोड़ो। धरा की नजरें प्रज्ञा से मिली, जिसने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके इशारे को समझ धरा ने भर्राई आवाज में बस इतना कहा, चाचा जी, हमें खाने का मन नहीं कर रहा, पर कुछ देर बाद हम खाना खा लेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद धरा बिस्तर के कोने में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसे खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई बिल्ली है, पर जब एक साया खिड़की के पर्दे से हटाकर अंदर कूदा, तो धरा के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि कार्तिक ने फुर्ती से उसके मुंह पर उंगली रख दी थी। धरा, मैं हूँ, कार्तिक ने हाफते हुए कहा। पाइप चढ़ने की वजह से उसकी सांसें तेज थीं। धरा ने झटके से उसका हाथ हटाया और पीछे हट गई थी। आप फिर से यहाँ, और इस रास्ते से? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तभी कमरे के दरवाजे पर प्रज्ञा ने धीरे से दस्तक दी और बिना कुछ बोले खाने की थाली अंदर टेबल पर रख दी थी। कार्तिक ने झपट कर वो थाली उठाई और धरा के सामने मेज पर रख दी थी। ये क्या बदतमीजी है कार्तिक जी? जाइए यहाँ से। आप तो डाइवोर्स देने वाले हैं ना? धरा चिल्लाई, पर उसकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। चुपचाप खाना खा लो धरा, उसके बाद जितना झगड़ना हो झगड़ लेना। और तुम क्या सोच रही थी, तुम खाना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा? कार्तिक ने सख्त लहजे में कहा, पर उसकी आंखों में नमी थी। कार्तिक की बात सुनकर धरा की आंखों से आंसू छलक आए थे। उसने मेज पर रखी थाली को एक तरफ जोर से सरका दिया और बोली, अच्छा, तो आपको लगता है कि हम ये सब सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि आप हमें तलाक ना दें? धरा की आवाज कांप रही थी। इतना गिर गए हैं हम आपकी नजरों में? जाइए, दे दीजिए डाइवोर्स। हमें भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो हमारी पवित्रता पर भरोसा न करे। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर ठीक धरा के सामने बैठ गया था। उसने अपने घायल हाथ मेज पर टिकाया, जिससे खून की एक बूंद थाली के किनारे पर गिर गई थी, पर उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया था। कार्तिक ने दूसरे हाथ से निवाला तोड़कर धरा के मुंह के पास किया और बहुत ही शांत लेकिन जिद्दी लहजे में बोला, धरा, तुम खाना खाओगी या मैं यहीं बैठकर तुम्हें निहारते हुए अपनी रात गुजारूं? याद रखना, अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मेरे हॉस्पिटल पहुंचने की जिम्मेदार तुम होगी। धरा ने गुस्से में उसे घूरा और बोली, बैठे रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम खाना खाने वाले हैं। धरा ने मुंह फेर लिया था। धरा का मुंह फेरना देख कार्तिक ने थाली मेज पर रखी और आराम से कुर्सी पीछे खींचकर बैठ गया था। उसकी आंखों में वही शातिर चमक लौट आई थी जो धरा को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। ठीक है, उसने हल्के से कंधे उचका दिए थे। मत खाओ, वैसे भी डाइवोर्स के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। कार्तिक ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बेपरवाही से कहा, अंतरा बहुत ख्याल रखती है मेरा। धरा ने अनजाने में चादर को अपनी उंगलियों में भींच लिया था। उसने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, तो जाइए ना, वहीं रहिए, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? कार्तिक ने उसकी तरफ देखा।
एक पल को उसकी आंखों में दर्द झलक आया था, फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। वो आगे झुककर बोला, तो फिर तुम्हें यह सुनकर जलन क्यों हो रही है? हमें जलन? धरा की आंखें बड़ी हो गई थी। हमें बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। कार्तिक ने कुर्सी और करीब खिसकाई। अब उसके और धरा के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। धरा ने गुस्से में उसे घूरा, पर उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह झेप थी। जाइए यहाँ से, अपनी उस संतरा के पास। वो आपकी इतनी फिक्र करती है ना, तो वही खिलाएगी आपको खाना। वैसे बात तो सही है। कार्तिक ने जानबूझकर गहरी सांस ली। वैसे उसने कहा तो था कि आज रात वो अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएगी। सोच रहा हूँ, यहाँ तुम मना ही कर रही हो तो वहीं चला जाऊं। कार्तिक जैसे ही उठने का नाटक करने लगा, धरा ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अगले ही पल अपनी गलती का एहसास होते ही उसे झटके से छोड़ दिया था। हक नहीं है हमारा आप पर इंसानियत के नाते कह रहे हैं। इतनी रात को पाइप से उतरना खतरनाक है। गिर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। कार्तिक फिर से बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। हड्डी पसली की फिक्र है, या इस बात की अगर मैं वहां गया तो अंतरा खीर खिला देगी? धरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कार्तिक ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सही है, तुमने खाना खाना छोड़ दिया है। तुम तो बिल्कुल फीकी हो जाओगी। अंतरा तो तुम्हारे सामने खूबसूरत लगेगी। धरा की जलन अब 7वें आसमान पर थी। वो बिस्तर से उठी और कार्तिक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी। अच्छा, वो इतनी सुंदर है तो जाइए ना उसके पास। यहाँ इस गंदे पाइप से चढ़कर हमारे पास क्यों आए? और सुनिए, हम मरेंगे नहीं, हम तो खूब खाएंगे, ताकि हम अपनी इस फीकी खूबसूरती से उसे चिढ़ा सकें। धरा ने गुस्से में थाली उठाई और बेड पर बैठ गई थी। उसने एक बड़ा सा निवाला लिया और चबाने लगी। हम अब खुश रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। कार्तिक उसे चिढ़ता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुराया। धरा ने जैसे ही उसे मुस्कुराते हुए देखा तो चिढ़ते हुए बोली, अगर हमारे संस्कार बीच में ना आते ना कार्तिक जी, तो आज उस राक्षसी और आपके एक एक बाल हमारे हाथ में होते। जाइए, खिलाइए उसे खीर और खुद भी खाइए। और उस संतरा से भी कह दीजिएगा कि धरा इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी गिरगिट की वजह से अपनी सेहत खराब कर ले। ऐसे भी हमारा डाइवोर्स होने वाला है। कार्तिक ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों की नमी में अब एक सुकून था। उसे पता था कि धरा की मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कार्तिक सुकून से धरा को खाना खाते देख ही रहा था। वह लगभग खाना खत्म कर चुकी थी कि अचानक फिर से उसकी नज़र कार्तिक की उस हथेली पर पड़ी जो वे अब तक छुपाए हुए थे। जैसे ही कार्तिक ने थोड़ा हिलने की कोशिश की, मेज के कोने से लगकर उसके जख्मी पोरों से ताज़ा खून की कई बूंदें फर्श पर टपक गई थी। धरा के हाथ में निवाला बीच में ही रुक गया था। उसकी आंखों में फैली जलन पल भर में गहरे खौफ और फिक्र में बदल गई थी। ये क्या है? उसने थाली किनारे पर रखी और झटके से उठी। कार्तिक ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। कुछ नहीं है धरा, बस वो पाइप चढ़ते वक्त शायद खरोंच लग गई होगी। झूठ मत बोलिए। धरा ने लगभग डांटते हुए उसका हाथ पीछे से खींचकर बाहर निकाला। जब उसने देखा कि उसके पोरों की खाल उधरी हुई है और खून अब भी रिस रहा है, तो उसका दिल कांप उठा था। वह अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत और अंतरा का नाम तक भूल गई थी। बिना एक पल गवाए धरा ने अपनी मलमल की साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसे कार्तिक के जख्म पर लपेटने लगी थी। पागल हैं आप? पाइप से ऐसे खरोंच नहीं होती। ये तो दीवार पर हाथ मारने के निशान है। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और हाथों में एक घबराहट थी। वह तुरंत पलटी और अलमारी की तरफ दौड़ी। पागलों की तरह सामान हटाकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस उसके पास आकर ज़मीन पर ही बैठ गई थी। वह कांपते हाथों से डेटॉल की बोतल खोलने लगी थी। कार्तिक एकटक उसे देख रहा था। अभी कुछ देर पहले जो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अब वह एक डरी हुई बच्ची की तरह उसके घाव को फूंक मार मार कर साफ कर रही थी। कार्तिक के चेहरे के होठों के कोने मुड़ गए थे। उसने धीरे से कहा, अरे, अभी तो कोई हमें डाइवोर्स दे रहा था और अब इतनी फिक्र? धरा ने भीगी आंखों से उसे घूर कर देखा और बोली, चुपचाप बैठे रहिए। ये जो बार बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं ना, ये हमारे लिए नहीं, अपनी उस अंतरा के लिए बचा कर रखिए। हमें क्या, हम तो बस इंसानियत के नाते दूसरों की चोट पर कोई रोता नहीं है धरा। कार्तिक ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। इतने क्यूट इनोसेंस लाती कहाँ से हो तुम? एक पल में चंडी बन जाती हो और दूसरे ही पल मेरी धरा की तरह मरहम लगाने लगती हो। धरा ने अपनी नजरें झुका ली थी और तेजी से उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगी थी। ज्यादा बातें मत बनाइए, ये पट्टी बांध दी है हमने, अब चुपचाप यहाँ से जाइए। और हाँ, पाइप से नहीं, सबके सो जाने के बाद प्रज्ञा को बुलाकर दरवाजे से बाहर जाइएगा। धरा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से गलियारे में हलचल सुनाई दी। सुनैना जी, मनोरमा जी और सीमा जी की आवाज़ें सुनकर धरा और कार्तिक दोनों के होश उड़ गए थे। बाहर प्रज्ञा घबराकर सबको रोकने की कोशिश कर रही थी। अरे चाची जी, माँ, धरा भाभी अभी सो रही हैं। उन्होंने खाना खा लिया है, आप लोग सुबह बात कर लीजिएगा ना।
लेकिन मनोरमा जी की आवाज़ आई, प्रज्ञा तुम हट जाओ बेटा, हमें पता है वो बिना खाए सोई है, हम बस उसे देखने आए हैं। कार्तिक की आंखें फैल गई थी। उसने तभी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। धरा, दरवाजे के पास जाओ और उन्हें किसी तरह बाहर से ही रवाना करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि धरा छुप छुप कर अपने पति से मिलती है। धरा बुरी तरह घबरा गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्यों कार्तिक की बात मान रही है। उसने जल्दी से खाने की खाली थाली उठाई और कांपते हाथों से कमरे की कुंडी खोली। उसने बस थोड़ा सा दरवाज़ा खोला ताकि कोई अंदर का नज़ारा ना देख सके। बाहर सुनैना जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता थी। बेटा धरा, तुम ठीक तो हो ना? प्रज्ञा कह रही थी तुमने खाना खा लिया है, पर हमें चैन नहीं आ रहा था। सुनैना जी ने प्यार से कहा। धरा ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, जी माँ देखिए, हमने थाली खत्म कर दी है, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी थकान है। लेकिन धरा के लिए बोलना मुश्किल होता जा रहा था। दरवाजे के ठीक पीछे कार्तिक छुपा हुआ था। उसे डर लग रहा था किसी को पता चल गया कि कार्तिक उसके कमरे में है तो कहीं उसे डांट ना पड़े कि सब लोग तो उसके लिए सूरी सदन तक छोड़ा है और वो कार्तिक के पट्टी कर रही है। उसने कसकर दरवाजे का हैंडल पकड़ा ताकि वे लड़खड़ा ना जाए। बेटा, तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही है और तुम दरवाज़ा पूरा क्यों नहीं खोल रही हो? सीमा जी ने पीछे से झांकने की कोशिश की। वो कपड़े बदल रहे थे अम्मा। धरा ने हकबकाते हुए झूठ बोला। धरा के हाथ से थाली छूटते छूटते बची थी। धरा, क्या हुआ बेटा, तुम कांप क्यों रही हो? सुनैना जी ने फिक्र से पूछा। कुछ नहीं माँ, बस खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, आप लोग जाइए, हम सुबह मिलते हैं। धरा ने जल्दी जल्दी शब्द चबाते हुए और बिना किसी जवाब का इंतजार किए दरवाज़ा बंद कर दिया था। धरा ने जैसे ही दरवाज़ा बंद कर चैन की सांस लेनी चाहिए, लेकिन उसके पलटने से पहले ही कार्तिक फुर्ती से पीछे हट गया था और खिड़की की मुंडेर पर जा पहुंचा था। खिड़की पर पैर रखते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी जो धरा का पारा चढ़ा देती थी। अब मैं चलता हूँ धरा, वो क्या है ना, अंतरा मेरा इंतजार कर रही होगी, आखिर खीर भी तो खानी है ना उसके हाथ से। इतना कहकर इससे पहले कि धरा कुछ कह पाती, कार्तिक तेजी से पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा था। धरा ने गुस्से में अपने दांत भींचे और खिड़की की तरफ दौड़कर चिल्लाई, पर अपनी आवाज़ को दबाते हुए फुसफुसाई, हाँ तो जाइए ना, हमने कब रोका है आपको। और सुनिए, उसने खिड़की से नीचे झांकते हुए जलमुन कर कहा, भगवान करे गंजी हो जाए आपकी वो अंतरा, एक एक बाल झड़ जाए उसके, तब देखिएगा उस खूबसूरती को। कार्तिक नीचे पहुंच चुका था। उसने अंधेरे में धरा की जलन भरी बद्दुआ को सुना और मन ही मन मुस्कुराते हुए अंकित की ओर बढ़ गया था। उसे पता था धरा की ये जलन आज भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं ऊपर कमरे में धरा अब भी खिड़की को पकड़े खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नीचे गाड़ी की आवाज़ सुनकर धरा ने खिड़की से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, पर हाथ अभी भी साड़ी के पल्लू को सहला रहे थे। नफरत और प्यार की इस जंग में उसका दिल हारने को तैयार नहीं था। वहीं अंकित पहले से ही ड्राइवर सीट पर तैयार बैठा था। जैसे ही कार्तिक कार में बैठा और दरवाज़ा बंद किया, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। अंकित ने आईने में कार्तिक की ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए दबे स्वर में पूछा, बॉस, भाभी मान गई ना? मतलब आपने उन्हें सब बता दिया ना, अपना पूरा प्लान, अपनी मजबूरी, कि आप ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? कार्तिक ने अपनी गर्दन पीछे सीट पर टिका दी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे से सिर हिलाया। नहीं अंकित, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अंकित ने हैरानी में गाड़ी के ब्रेक मारे और पीछे मुड़कर देखा। क्या? पर क्यों बॉस? भाभी आप पर कितना गुस्सा है। वो तो आपको छोड़ने की बातें कर रही हैं। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो कम से कम उनका दिल तो हल्का हो जाता। कार्तिक के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। उसने अपना वो पट्टी बांधा हाथ देखा जिसे धरा ने अभी अभी अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया था। यही तो बात है अंकित। कार्तिक की आवाज़ गहरी हो गई थी। धरा बहुत मासूम है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ तो वो चाहकर भी सबके सामने वैसी नफरत और गुस्सा नहीं दिखा पाएगी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार छलक आएगा और अंतरा जैसी शातिर औरत एक पल की चूक को पकड़ लेगी। अगर अंतरा को जरा भी शक हुआ तो मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। कार्तिक ने ठंडी सांस ली और आगे कहा, उसे जलने दो, उसे गुस्सा करने दो। उसका ये गुस्सा ही उसे और मुझे अंतरा की नज़रों में सुरक्षित रखेगा। जब तक उसे लगेगा कि मैं बदल गया हूँ, वो दुनिया के सामने मुझसे लड़ेगी और वो लड़ाई अंतरा की शक की दीवार को और मजबूत करेगी। अंकित ने ठंडी आह भरी, बॉस, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। भाभी की नफरत झेलना आसान नहीं होगा। कार्तिक ने आंखें मूंद ली और उसे धरा की वो बात याद आ गई थी। भगवान करे वो गंजी हो जाए। वो मुस्कुराया और बोला, उसकी नफरत में भी इतनी मोहब्बत है अंकित कि मैं पूरी उम्र उसके गुस्से के साए में गुजार सकता हूँ।
बस गाड़ी चलाओ। अगली सुबह की पहली किरण खिड़की से चनकर कमरे में आ रही थी। अंतरा की नींद खुली। उसने अंगड़ाई ली और जैसे ही उसकी नजर सामने रखे काउच पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। कार्तिक वहीं आराम से बैठा हुआ था। एक हाथ में कॉफी का मग था और चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। अंतरा हड़बड़ाकर उठी और अपने बिखरे बाल संभालते हुए हकलाकर बोली, तुम यहाँ कार्तिक? तुम कब आए? कल रात तो मेरा मतलब तुम तो स्टडी में वहां। कार्तिक ने कॉफी का एक घूंट भरा और एक फीकी मगर जानलेवा मुस्कान के साथ कहा, क्यों? क्या मैं अपनी लीगल वाइफ के कमरे में बिना इजाजत नहीं आ सकता? अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अजीब लग रहा है तो बताओ, मैं अभी चला जाता हूँ। कार्तिक जैसे ही उठने के लिए हुआ, अंतरा के दिमाग की घंटी बजी। उसे लगा कहीं उसका बना बनाया खेल बिगड़ न जाए। वह फौरन बिस्तर से उतरी और कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए चहककर बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो जानते हो ना कार्तिक, कल जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ी परेशान थी। मुझे लगा शायद तुम अभी भी उसके ख्यालों में खोए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। अंतरा ने अपनी आवाज में ढेर सारी चाशनी घोल ली थी, पर उसकी आंखों में अब भी चालाकी चमक रही थी। वह कार्तिक के और करीब आने लगी ताकि वह उसकी वफादारी को तोल सके। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है अंतरा, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। दरअसल मैं रात को शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर गया था। सोचा कल की कड़वाहट को किसी अच्छी चीज से खत्म करूं। कार्तिक ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और खोलकर अंतरा के सामने कर दिया था। अंदर एक चमचमाता हुआ डायमंड ब्रेसलेट था, जिसकी चमक पूरे कमरे में फैल गई थी। ब्रेसलेट देखते ही अंतरा की आंखों में लालच और चमक एक साथ उतर आई थी। उसका सारा शक, सारी घबराहट पल भर में गायब हो गई थी। उसने फौरन अपना रंग बदला और बनावटी लाड़ दिखाते हुए बोली, ओ माय गॉड कार्तिक, ये कितना खूबसूरत है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब, मुझे तो बस तुम्हारे प्यार की चाहत है, इन चीजों की नहीं। मुंह से प्यार की बातें कर रही थी, पर उसके हाथ तेजी से उस ब्रेसलेट की तरफ बढ़े थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। कार्तिक उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पता था कि अंतरा का दिल नहीं, बल्कि उसका लालच जीतना आसान है। उसने अपने मन में सोचा, जितना तुम इस चमक में खोओगी अंतरा, उतना ही मेरे असली इरादों से दूर रहोगी। कार्तिक ने देखा कि ब्रेसलेट की चमक ने अंतरा के दिमाग पर छाए शक के बादलों को पूरी तरह साफ कर दिया है। उसने धीरे से अंतरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े ही प्यार से वे ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहना दिया था। अंतरा अपनी कलाई को घुमा घुमा कर हीरों की चमक निहार रही थी। तभी कार्तिक ने अपनी जेब से एक और चीज निकाली, एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड। उसने वह कार्ड धीरे से अंतरा की हथेली पर रख दिया था। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े मखमली अंदाज में कहा, और सिर्फ यही नहीं अंतरा, ये कार्ड भी अब तुम्हारा है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए खरीदो। अपना वार्डरोब बदलो, गहने बदलो। अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी बदलना है तो बिना झिझक कर देना। अब से इस घर पर और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अंतरा की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। वह उस कार्ड को ऐसे सहलाने लगी जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में छिपी चालाकी अब घमंड में तब्दील हो रही थी। उसने सोचा कि कार्तिक अब पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। वह मुस्कुराकर कार्तिक के गले लग गई थी और बोली, तुम सच में बहुत बदल गए हो कार्तिक। मुझे लगा था कि शायद धरा के लिए तुम्हारे दिल में अब भी कोई कोना बाकी है, पर तुमने तो साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं मायने रखती हूँ। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, लेकिन उसका चेहरा अंतरा के पीछे था। उसकी आंखों में उस वक्त प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत और इंतकाम की आग थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, धरा, वो तो बस एक अल्टरनेट है अंतरा, और जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस तुम हो। अंतरा अपनी जीत की खुशी में झूम रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कार्तिक उसे लालच के उस जाल में फंसा रहा है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। वहीं दूसरी तरफ धरा के घर में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अलग ही रौनक थी। कल तक जहां मातम जैसा सन्नाटा था, आज वहां चूड़ियों की खनक और रसोई में आती खुशबू ने सबको जगा दिया था। धरा सुबह सुबह नहाकर, सलीके से साड़ी पहनकर और माथे पर बिंदी सजाकर रसोई में जुट गई थी। उसने सबके लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार किया था। जब सीमा जी रसोई में आई तो अपनी बेटी को इस तरह मुस्कुराते हुए काम करते देखकर हैरान रह गई थी। धरा बेटा, तुम इतनी सुबह और ये सब? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? धरा ने पलटकर सीमा जी के पैर छुए और खिलखिलाकर बोली, माँ, बस सुबह आँख खुली तो लगा के बहुत सो लिए, अब थोड़ा काम भी कर लेना चाहिए। आप बैठिए, मैं बस आप सबके लिए चाय ला रही हूँ।
धीरे धीरे शैलेंद्र जी, सुनैना जी और प्रज्ञा भी डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए थे। सबके चेहरे पर हैरानी साफ थी। कल जिस धरा ने अन्न का दाना नहीं चखा था, आज वह खुद सबको परोस रही थी। पर प्रीति समझ चुकी थी कि वो सबके लिए खुश होने का नाटक कर रही है। बचपन से रग रग से वाकिफ थी धरा की, पर वे खुश थी कि धरा रो नहीं रही। तभी शैलेंद्र जी ने धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? तुम खुश हो? धरा ने थाली मेज पर रखते हुए बहुत ही धीमे और सधे हुए लहजे में कहा, सब ठीक है पापा। जब कार्तिक जी उस औरत के साथ खुश हैं तो हम क्यों रोए? वैसे भी हमारे लिए अब इतना ही काफी है कि कल आपने और माँ ने हम पर यकीन किया, उन झूठी तस्वीरों पर नहीं। अगर मेरे परिवार मेरे साथ है तो मुझे किसी और के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। धरा की बातें सुनकर घर वाले थोड़े निश्चिंत हुए थे, पर उनके जाते ही धरा का चेहरा पीला पड़ने लगा था। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हुए, धरा सदैव कदमों से अपने कमरे में आई और भीतर से कुंडी चढ़ा दी थी। दरवाजे से पीठ टिकाते हुए उसकी हिम्मत का बांध टूट गया था। वह फर्श पर ढह गई थी और अपना मुंह हाथ पर रख लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर ना आए। क्यों कार्तिक जी क्यों? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। जो मुस्कुराहट उसने बाहर दिखाई थी वो सिर्फ अपने माता पिता के मान के लिए थी, वरना अंदर तो उसका रोम रोम लहूलुहान था। उसे कल रात वाली पट्टी और पाइप से उतरे कार्तिक की याद आ रही थी, पर साथ ही अंतरा का वह जिक्र उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ऑफिस के लिए निकल चुका था। जैसे ही घर खाली हुआ, अंतरा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसने पूरे स्टाफ को आंगन में खड़ा कर दिया था। वे वफादार लोग जो बरसों से इस घर की सेवा कर रहे थे। उसने अपना ब्लैक कार्ड हवा में लहराते हुए बड़े घमंड से कहा, तुम सबकी इस घर में अब कोई ज़रूरत नहीं है। आज से यहाँ सब कुछ मेरी पसंद से होगा। अपना हिसाब करो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। पुराने नौकर हाथ जोड़ते रहे, पर अंतरा की आंखों में सिर्फ सत्ता का नशा था। वह इस घर की जड़ें हिला देना चाहती थी ताकि धरा की हर याद मिट जाए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के ऑफिस में अंकित कार्तिक के केबिन में चक्कर काट रहा था। वह बुरी तरह परेशान था। उसने मेज पर झुककर दबी हुई आवाज में पूछा, बॉस आप आखिर कर क्या रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर पर अंतरा ने गदर मचा रखा है। पुराने स्टाफ को निकाल दिया है, घर का नक्शा बदल रही है और आप चुपचाप यहाँ बैठे हैं। क्या आप सच में सब कुछ उसे सौंप देंगे? कार्तिक ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और शांति से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। उसने बहुत ही ठंडे और सधे हुए लहजे में कहा, धैर्य रखो अंकित, तुम बस देखते जाओ। अभी तो मैंने सिर्फ चारा डाला है। अभी मछली को जाल में पूरी तरह फंसने दो। जितना वो इस पैसे और ताकत के नशे में डूबेगी, उतने ही अपनी बर्बादी के करीब आएगी। बस थोड़ा इंतजार करो। कार्तिक की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर अंकित समझ गया था कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का आगाज है। कार्तिक ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाई और अंकित की ओर देखा, जो कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। कार्तिक की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। अंकित, क्या वो घर से बाहर गई है? कार्तिक ने बिना किसी भूमिका के पूछा। अंकित ने फौरन अपने फोन पर कुछ चेक किया और सिर हिलाया। नहीं बॉस, अभी तो वो घर पर ही है। शायद वो पुराने स्टाफ को निकालने के लिए और नए लोगों को अपनी मर्जी से रखने में मशगूल है। उसे लग रहा है कि वो इस घर की रानी बन गई है। कार्तिक के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आ गई थी। उसने मेज पर पड़े अपने फोन को थपथपाया और बोला, ठीक है, उस पर अपनी नजरें जमाए रखो। याद है ना वो डायमंड ब्रेसलेट जो मैंने आज सुबह उसे पहनाया था? उसमें एक बहुत ही छोटा एडवांस जीपीएस ट्रैकर लगा है। अंकित की आंखें हैरानी से फैल गई थी। क्या ब्रेसलेट में ट्रैकर? तो आपको उसकी हर लोकेशन का पता चलता रहेगा? बिल्कुल, कार्तिक ने ठंडे लहजे में आगे कहा। लोकेशन पर पल पल की नजर रखो। वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है और किसके साथ साजिशें रच रही है, मुझे सब कुछ जानना है। अंतरा को लग रहा है कि हीरे उसकी कलाई की शोभा बढ़ा रहे हैं, पर उसे नहीं पता कि उसने अपने हाथ में खुद ही अपनी बर्बादी की बेड़ियां बांध ली हैं। कार्तिक ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा भावहीन था, पर उसकी उंगलियां मेज पर एक लय में बज रही थी। वो जितनी आज़ादी से उड़ेगी अंकित, जाल उतना ही बड़ा होगा। बस सही वक्त का इंतजार करो। अंकित ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। मान गए बॉस, आप तो शतरंज के वो खिलाड़ी निकले जो चाल चलने से पहले ही मात दे देता है। अंकित ने लैपटॉप पर मैप खोला और गौर से उसे देखने लगा था। वहीं कार्तिक अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच रहा था। कुछ घंटे बीत चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर में अंतरा किसी जीत के नशे में डूबी हुई थी।
उसने अलमारियों से धरा के सारे कपड़े और सामान निकलवाकर बाहर फेंकवा दिया था। कार्तिक के दिए हुए उस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करके उसने घर को किसी शोरूम की तरह सजाना शुरू कर दिया था। वह आईने के सामने खड़ी होकर महंगे हीरों के हार और वही ब्रेसलेट अपनी कलाई पर सजाकर खुद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। उस पर अननोन नंबर देखकर अंतरा के माथे पर पसीना आ गया था। उसने घबराकर इधर उधर देखा और जल्दी से कॉल उठाया। हेलो। अंतरा की आवाज कांप रही थी। क्या कर रही हो तुम अंतरा? दूसरी तरफ से दिनेश की गरजती हुई आवाज आई। वह बहुत गुस्से में था। तुम कहीं सच में खुद को मिसेस सूरी तो नहीं समझ बैठी? भूलो मत, तुम्हें विधवा होना है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश मत करना। अंतरा के पैरों तले जमीन निकल गई थी। दिनेश, क्या हुआ है? तुम इतना डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, दिनेश चिल्लाया। वो तस्वीरें जिन्हें हमने इतनी मेहनत से वायरल किया था, वो अपलोड होते ही 30 मिनट के अंदर कैसे इंटरनेट से गायब हो गई। सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स, हर जगह से वो फोटो हट चुकी हैं। ये कैसे हो सकता है? अंतरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने अपने गले पर हाथ रखा। क्या ये नामुमकिन है? हमने तो इतने बैकअप रखे थे। कार्तिक को तो कुछ पता भी नहीं है। वो तो मेरे कदमों में बिछा हुआ है। गलतफहमी में मत जियो, दिनेश ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। कोई बहुत बड़ी ताकत है जो पीछे से ये सब कर रही है। मुझे नहीं पता कार्तिक क्या कर रहा है, पर मुझे मेरा बदला चाहिए। मुझे धरा चाहिए, समझी तुम? उसे बर्बाद करना ही मेरा इकलौता मकसद है। तो अपनी इन फिजूल की ऐशो आराम से बाहर निकलो और अपने काम पर फोकस करो। अगर धरा बच गई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कॉल कट गया था। अंतरा का हाथ कांपने लगा और उसके हाथ से वो महंगा हार नीचे गिर गया था। उसे लगा था कि वो शिकार कर रही है, पर दिनेश की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं वो खुद तो किसी जाल में नहीं फंस रही थी। उधर धरा के घर पर प्रज्ञा जबरदस्ती धरा को अपने साथ बाहर घुमाने ले आई थी, पर उसका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था। वो जानती थी कि जब तक धरा घर की चारदीवारी में रहेगी वो सिर्फ रोएगी। धरा ने उदास होकर कहा, प्रज्ञा दी, हमें कहीं नहीं जाना, वापस घर चलो ना, हमारा मन नहीं है बाहर जाने का। प्रज्ञा ने कार धीमी की और बहुत ही संजीदगी से बोली, भाभी बस एक बात का जवाब दीजिए। आपको लगता है कि भाई रातों रात इतना बदल सकते हैं? जो इंसान आपके लिए अपनी जान दे सकता है, वो किसी अंतरा के लिए आपको ऐसे छोड़ देगा? आपको पता है, जब मैंने अंकित को बताया कि आप सुबह से भूखी हैं, तो कार्तिक भाई खुद आपको खाना खिलाने आए थे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। भाई ऑफिस में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो वो हमसे छुपा रहे हैं। धरा चुप हो गई थी। उसे भी कल रात की कुछ बातें याद आ गई थी, जब कार्तिक ने कहा था कि वो अपनी धड़कन पर शक कैसे कर सकता है। वो सब जो हुआ वो जरूरी था, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए। जो उन बातों को सोचकर धरा के मन में एक उम्मीद सी जाग चुकी थी। वहीं ऑफिस में कार्तिक के चेहरे पर एक बर्फीली शांति थी। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए फुसफुसाया, तस्वीरें तो बस शुरुआत थी अंतरा, अभी तो तुम्हारी पहचान भी मिटानी बाकी है। दूसरी तरफ सूरी सदन में दिनेश की धमकी भरी कॉल करते ही अंतरा के माथे पर ठंडे मसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसने आईने में खुद को देखा, पर अब वह चमकता हुआ ब्रेसलेट उसे गहना नहीं बल्कि किसी फंदे जैसा लग रहा था। तस्वीरें कैसे हट सकती हैं? ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वह बड़बड़ाई। उसे एक पल के लिए कार्तिक का ख्याल आया, पर फिर उसने अपना सिर झटक दिया था। नहीं, कार्तिक तो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रहा था। वो तो मुझ पर लट्टू है। ये जरूर उस धरा का कोई खेल होगा। शायद उसके बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर आईटी एक्सपर्ट बुलाए होंगे। उसने अपनी अलमारी से एक काला स्कार्फ निकाला और उसे अपने चेहरे पर लपेट लिया था। मुझे दिनेश से अभी मिलना होगा। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के ऑफिस में अंकित की नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। अचानक वह उछल पड़ा था। बॉस, मछली ने जाल से बाहर छलांग लगा दी है। लोकेशन चेंज हो रही है। वो घर से बाहर निकल चुकी है। कार्तिक, जो अपनी आंखें मूंदे बैठा था, उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने शांत आवाज में पूछा, गाड़ी किधर जा रही है? अंकित ने मैप को जूम किया। बॉस, ये रास्ता तो शहर के सबसे पुराने होटल की तरफ जा रहा है। वो किसी से मिलने जा रही है। कार्तिक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपनी कलाई की घड़ी ठीक की। यही तो मैं चाहता था। अंतरा का डर उसे उसके मास्टर तक ले जाएगा। चलो अंकित, आज खेल का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है।
मैं अब धरा को और तकलीफ नहीं दे सकता। कार्तिक अपनी जैकेट पहनकर तेजी से केबिन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी केबिन के गेट पर उसे धरा और प्रज्ञा दिखाई दी। कार्तिक के कदम वहीं ठिठक गए थे। धरा, प्रज्ञा, तुम दोनों यहाँ और इस वक्त? कार्तिक ने घड़ी देखते हुए झल्लाहट में पूछा। उसका ध्यान तो लोकेशन पर था, पर यहाँ सामने तूफान खड़ा था। प्रज्ञा ने मासूमियत का मुखौटा ओढ़ा और बोली, भाई, वो भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो सोचा ऑफिस पास है तो यहीं ले आऊं। वैसे आप डॉक्टर को बुला लेंगे ना? राह ने प्रज्ञा का इशारा समझा और अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई थी। हमें नहीं रहना प्रज्ञा दी, यहाँ चक्कर आ रहे हैं हमें और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यहाँ तो हमारी किसी को परवाह ही नहीं है ना। कार्तिक तड़प उठा था धरा को दर्द में देखकर, पर उसे अंतरा का पीछा भी तो करना था। अंकित, पानी लाओ जल्दी। धरा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। प्रज्ञा तुम्हें घर ले जाएगी। जैसे ही कार्तिक मुड़ा, प्रज्ञा ने चुपके से मेज पर रखी उसकी गाड़ी की चाबियां उठाकर अपनी पॉकेट में रख ली थी। भाई, आप भाभी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखिए तो इनका चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। कार्तिक ने बेबसी में अंकित को देखा। अंकित को समझ आ गया था कि दोनों शेरनियां आज कार्तिक को हिलने नहीं देंगी। तभी कार्तिक का फोन बज उठा था। ट्रैकर दिख रहा था कि अंतरा अपनी लोकेशन से काफी दूर जा चुकी है। कार्तिक छटपटा गया था। अंकित, डॉक्टर को बुलाओ अभी, उसने धरा को देखते हुए कहा। धरा ने आंखों में बनावटी आंसू भरते हुए कहा, आपको बस डॉक्टर बुलाने की फिक्र है और हमें यहाँ अपनी जान की। जाइए, चले जाइए अपनी उस अंतरा के पास, हम तो कुछ भी नहीं है ना? कार्तिक का दिल बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धरा को संभाले या अपने प्लान को। अगले आधे घंटे तक प्रज्ञा और धरा ने कार्तिक को पूरे ऑफिस में नचा दिया था। कभी धरा को पानी चाहिए था तो कभी उसे ताजी हवा के लिए बालकनी में जाना था और कभी प्रज्ञा जानबूझकर कार्तिक के पैरों में उलझकर गिर रही थी। वहीं अंकित पागलों की तरह अपनी चाबियां ढूंढ रहा था मेज के नीचे अलमारी के पीछे। उसे क्या पता था कि चाबी तो प्रज्ञा के पास है। अंकित ने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, बॉस, मुझे लग रहा है कि आज मछली नहीं, आज आप जाल में फंस गए हैं। भाभी ने आपका पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। कार्तिक ने हार मानकर सोफे पर सिर टिका दिया था। वह गुस्से में भी था और धरा की हालत को देखकर परेशान भी। उसे समझ आ गया था कि आज वो ऑफिस की दहलीज पार नहीं कर पाएगा। धरा ने तिरछी नजरों से उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराई। पाइप से चढ़कर हमारे कमरे में आना आसान था कार्तिक जी, पर हमारी आंखों में धूल झोंककर उस अंतरा के पास जाना इतना आसान नहीं होने देंगे हम। कार्तिक बेबसी में सोफे पर सिर टिकाए बैठा ही था कि तभी उसकी तीखी नजरें केबिन के दरवाजे के नीचे पड़ने वाले एक साए पर ठिठक गई थीं। कोई बाहर खड़ा होकर बड़ी बारीकी से उनकी बातें सुन रहा था। कार्तिक का शातिर दिमाग फौरन अलर्ट हो गया था। उसे शक हुआ कि अंतरा ने जरूर किसी को उसकी जासूसी के लिए पीछे छोड़ा है। एक पल के लिए उसने धरा की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक शरारती जीत थी, पर अगले ही पल कार्तिक के चेहरे के हाव भाव पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। उसने झटके से सोफे से उठकर मेज पर हाथ मारा। बहुत हुआ ये नाटक प्रज्ञा, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। उसकी आवाज में वो गर्माहट गायब थी। उसकी जगह एक बर्फीली बेरुखी आ गई थी। धरा चौंक गई थी। उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी। कार्तिक जी, आप अचानक ऐसे क्यों? कार्तिक उसकी बात काट कर चिल्लाया और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपनी आवाज और ऊंची कर ली थी ताकि बाहर खड़ा शख्स साफ सुन सके। तुम क्या समझती हो धरा? ये बीमारी का ढोंग करके, चक्कर आने का नाटक करके तुम मुझे रोक लोगी? तुम बस एक बोझ हो मेरे ऊपर, जिसे मैं जितनी जल्दी हो सके पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। तरह के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। प्रज्ञा भी सन रह गई थी। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? भाभी, सच में। चुप रहो प्रज्ञा। कार्तिक ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे एक झटके में खोला। बाहर खड़ा पियोन हड़बड़ाकर पीछे हटा। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी, पर उसकी आंखों में जासूसी साफ दिख रही थी। कार्तिक ने उस पियोन को नजरअंदाज करते हुए उसे सुनाने के लिए धरा की तरफ मुड़कर कहा, सुन लो धरा, अंतरा मेरी पसंद है, मेरा भविष्य है और तुम सिर्फ मेरी वो गलती हो जिसे मैं सुधार रहा हूँ। धरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वहीं प्रज्ञा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जो कल रात पाइप से चढ़कर धरा को खाना खिलाने आया था। ऐसे पलट क्यों गया? प्रज्ञा ने गुस्से में पॉकेट से चाबी निकाली और मेज पर पटक दी थी। ले जाइए अपनी ये चाबियां भाई, हमें नहीं पता था कि आप इतने पत्थरदिल हो चुके हैं। चलिए भाभी,
यहाँ हमारी कोई कद्र नहीं है। धरा डगमगाते कदमों से प्रज्ञा के साथ बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो बाहर निकली उसका रोना फूट पड़ा था। कैबिन के अंदर कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगा ली थी। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। धरा के आंसू तेजाब की तरह उसके दिल पर गिर रहे थे। उसने मुट्ठियां भींच ली थी। अंकित ने धीरे से पूछा, बॉस ये आपने क्या किया है? भाभी तो टूट गई हैं। कार्तिक ने बंद आंखों से फुसफुसाते हुए कहा, उसे टूटने दो अंकित। फिलहाल उसका मुझ पर नफरत करना ही हम दोनों के लिए बेहतर है। वो प्योन अंतरा का आदमी है। अगर उसे जरा भी शक होता कि धरा के लिए रुक रहा हूं तो अंतरा अपनी चाल बदल देती। अब कम से कम वो ये जाकर रिपोर्ट करेगा कि मैं धरा से नफरत करता हूँ। कार्तिक ने अपनी जैकेट के बटन बंद किए। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने अंकित की ओर मुड़कर सख्ती से कहा, अंकित वक्त बहुत बर्बाद हो चुका है, दोबारा लोकेशन चेक करो। अगर अंतरा उस मास्टरमाइंड से मिल गई तो हम फिर से पीछे रह जाएंगे। अंकित, जो सोफे के कोने पर खड़ा होकर अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था, कार्तिक की आवाज सुनते ही थोड़ा हड़बड़ा गया था। वह किसी को मैसेज भेजकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कार्तिक के टोकते ही उसने फौरन चेहरा सीधा किया और अलर्ट हो गया था। जी बॉस, अभी देखता हूँ। अंकित ने घबराकर फोन जेब में डाला और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाई। बॉस, लोकेशन अब स्टेबल है। वो शहर के पुराने बुक शॉप के पास रुकी हुई है। हमें अभी निकलना होगा। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कैबिन से बाहर की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि उसने धरा और प्रज्ञा को सुरक्षित घर की तरफ रवाना कर दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बाहर साए मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर वाले सुनसान रास्ते पर धरा और प्रज्ञा अभी टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ी रही थी। धरा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रज्ञा दी, वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? क्या कल रात की वो सारी बातें सिर्फ एक दिखावा थी? प्रज्ञा उसे संभालते हुए बोली, भाभी, भाई ने जो किया वो समझ से परे है, पर मुझे पक्का यकीन है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। आप हिम्मत। प्रज्ञा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक वैन उनके ठीक बगल में आकर रुकी। इससे पहले कि दोनों को समझ पाती, वैन से दो लोग बाहर निकले। कौन हो तुम लोग, हटो यहाँ से, प्रज्ञा चिल्लाई। पर उन लोगों ने बहुत फुर्ती दिखाई, उन दोनों को घेर लिया था और वैन के अंदर खींच लिया था। धरा ने आखिरी बार धुंधली आंखों से कार्तिक के ऑफिस की खिड़की की तरफ देखा और फिर वैन का दरवाजा जोर से बंद हो गया था। गाड़ी तेज रफ्तार से शहर की भीड़ में ओझल हो गई थी। वहीं कार्तिक के कैबिन में कार्तिक और अंकित के जाने के बाद मेज पर रखे अंकित के दूसरे फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। प्लान के मुताबिक काम हो गया है सर। तभी दरवाजे के पास वही पियोन खड़ा था जिसने अब जासूसी का चोला उतार दिया था। उसने फोन उठाया और एक गहरी शातिर मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देखा, जहां कार्तिक की गाड़ी धूल उड़ाती हुई जा रही थी। कार्तिक अंतरा को पकड़ने जा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि खेल पलट चुका है। अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी धरा किसी की कैद में थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।